सर वर्ग 2 में हिंदी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो हिंदी कितने नंबर का आएगा? 50-50 या 70-30 आने वाले हैं। चलो, कल कहाँ तक देखे थे हम लोग? भाषा वगैरह देख रहे थे क्या? ठीक। भाषा के प्रकार हो गया था। ठीक। चलो हेडिंग डालो, वर्ण माला। कल हेडिंग डाल के छोड़े थे, है ना? ये हमको पढ़ना है। तो वर्णमाला को पढ़ा कैसे जाए? देखो, सबसे पहली बात तो वर्णमाला में अगर आप पुराने पैटर्न में जाते हैं तो पुराने पैटर्न में केवल आपको वर्णों का नाम पूछता था, वर्णों की संख्या पूछता था। पुराने पैटर्न में केवल यही रहा है कि आपको या तो वर्ण का नाम पूछता था, जैसे अंतस्थ व्यंजन कौन है, ऊष्म व्यंजन कौन है, अयोगवाह कौन से वर्ण है, एकदम वन लाइनर फैक्ट होता था। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, और क्वेश्चन का पैटर्न जब बदला है तो हमको अपने अप्रोच को भी चेंज करना होगा। वर्णमाला में परिभाषाओं से लिंक कर रहा है वो संख्याओं को। मैंने कुछ एग्जाम्स में देखा है कि वो परिभाषा और संख्या को लिंक करके क्वेश्चन कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन कर रहा है। ऐसा नहीं पूछता है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, 3 ठो वर्ण 4 ठो वर्ण दे दिया, आपको पहचानना, ऐसा नहीं। वो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से खा के लिए सही है। अब विकल्प देगा, अल्प प्राण अघोष है, अल्प प्राण सघोष है, महाप्राण अघोष है, महाप्राण सघोष है। अब ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए अगर आप एकदम सतही पढ़ करके जाएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगा और बेसिक से समझना होगा कि वर्णमाला में ये सारे कॉन्सेप्ट रखे क्यों गए हैं। तो नए अप्रोच के साथ पढ़ना है, पुराने अप्रोच को थोड़ा सा साइड करिए। ऐसा नहीं है कि पुराने अप्रोच को एकदम से गायब ही कर देना है, पुराने अप्रोच को रखना है, लेकिन नए अप्रोच को उसमें ऐड करना है अपने को, ये समझिए। ठीक है, तो वर्णमाला जो टॉपिक है इसकी शुरुआत जब हम करेंगे तो ये शुरुआत हम लोग करेंगे वर्ण और अक्षर की परिभाषा से। देखेंगे सबसे पहले कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। चलो भाई, कक्षा 2 का क्वेश्चन है, वर्ण क्या है और अक्षर क्या है? क्या है सर वर्ण? कक्षा 2 का क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हाँ, और कोई? ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसकी सही परिभाषा यही है कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। बहुत बढ़िया, लिख लेंगे परिभाषा आप लोग भी, है ना? ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये बात भी लिख लेंगे। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। ठीक है, ये तो हमने वर्ण की परिभाषा लिख ली। अब अक्षर की परिभाषा कौन बताएगा? बताओ मैडम, अक्षर क्या होता है? अगर वर्ण भाषा की लिखित इकाई है, ध्वनियों का लिखित रूप है, तो अक्षर क्या है? ध्वनियों के मेल को अक्षर कहते हैं। हाँ सर, हाँ सर, अक्षर। वर्णों के मेल को अक्षर कहा जाता है। अरे मैं तो बोला हूं पहले से, कक्षा 2 का क्वेश्चन है ये। हाँ,
हाँ सर, उस हिसाब से, लेकिन हमको पढ़ाया नहीं गया है। ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने का माध्यम वो वर्ण है। ठीक है, अक्षर क्या है लिखेंगे परिभाषा, फिर इसका अंतर समझेंगे। अक्षर की परिभाषा लिखेंगे, लघुत्तम वाक ध्वनि लघुत्तम वाक ध्वनि जिसका खंडन संभव ना हो, जिसका खंडन संभव ना हो, अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो वर्ण और अक्षर की ये परिभाषा है। अपने अपने स्तर पर देखा जाए तो दोनों भाषा की छोटी इकाइयों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या टेक्निकली कोई अंतर है क्या? टेक्निकली अंतर है सर। कैसे अंतर है? देखो, सबसे पहला अंतर समझने की कोशिश करना। जब हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं तो वर्ण की परिभाषा कहती है कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वर्ण का संबंध जो होता है ये लिखित भाषा से होता है। वर्ण का संबंध किससे है? लिखित भाषा से है। जबकि अक्षर की परिभाषा कहती है कि ये लघुत्तम वाक ध्वनि है। इसका मतलब अक्षर का जो संबंध होता है ये मौखिक भाषा से होता है अंतर दोनों में, है नहीं? वर्ण ध्वनियों का लिखित रूप है, इसका मतलब वर्ण का संबंध लिखित भाषा से है। हमने कल भाषा के प्रारूपों पर चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि भाषा के 3 रूप संभव होते हैं, जिसमें से 2 को मान्यता आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने दी है। एक को कहा गया मौखिक भाषा और एक को कहा गया लिखित भाषा। मौखिक भाषा की इकाई यदि देखें तो ये अक्षर है, लेकिन लिखित भाषा की इकाई कौन होती है? वर्ण है। तो एक अंतर तो ये भी है। एक अंतर तो ये रहा कि सर वर्ण और अक्षर में तकनीकी रूप से भी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? अब इसको समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन का पहला फॉर्मेट बनता है। आपको क्वेश्चन देता है कि ऐसा देगा आपको, कमल शब्द में विकल्प ए 3 वर्ण और 3 अक्षर हैं, विकल्प बी 3 वर्ण 6 अक्षर हैं, विकल्प सी 6 वर्ण 3 अक्षर हैं और विकल्प डी 6 वर्ण और 6 अक्षर हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपको वर्णों की संख्या और अक्षरों की संख्या निकालने नहीं आएगा। अब इन दोनों का अंतर समझो। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक शब्द है राम। हमारे पास शब्द क्या है? राम। यदि हमें राम लिखना हुआ तो जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम राम लिखेंगे वो कहलाएंगे वर्ण। कैसे सर? जैसे इस राम शब्द को लिखने के लिए हमने प्रयोग किया र का चिन्ह और प्रयोग किया आ का चिन्ह और प्रयोग किया म और प्रयोग किया है आ। तो राम शब्द लिखने के लिए हमें जिन ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता पड़ी ये कहलाते हैं वर्ण। तो राम शब्द में अगर मैं वर्णों की संख्या करूं, गिनूं, तो कितनी बनती है? 1 2 3 और ये 4। लेकिन अगर मुझे राम का उच्चारण करना हुआ तो मैं इसको र अ म अ ये तो नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको सीधे पढ़ूंगा रा और पढ़ूंगा म। यानी मुझे उच्चारण करने के लिए, वाक यानी बोलने के लिए
जिन ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं अक्षर। तो राम शब्द में अक्षरों की संख्या हो जाएगी 2, जबकि वर्णों की संख्या हो गई कितनी? 4। यानी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो मुझे वर्णों और अक्षरों की संख्या निकालने आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो यह क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो वर्णों की संख्या अगर मैं यहां से निकालने के लिए जाऊं तो कैसे निकलेगा समझना। अगर मुझे वर्ण और अक्षर की संख्या निकालना हुआ तो किन चरणों से होकर के मुझे गुजरना होगा, किन वर्णों से, किन चरणों से मुझे होकर के गुजरना होगा। तो सबसे पहला चरण, आप चाहे वर्णों की संख्या निकालो या अक्षरों की संख्या निकालो, सबसे पहला चरण होता है शब्द का वर्ण विन्यास करना। वर्ण विन्यास कहने का मतलब शब्दों को वर्णों के रूप में बांटना। जैसे मान लो अगर मुझे कमल शब्द का वर्ण विन्यास करना है तो मैं करूंगा क, आ, म, आ और ल, आ, ये निकल आया वर्ण विन्यास। ठीक है। अब यहां से 2 रास्ते बन जाएंगे। क्या रास्ते बन जाएंगे? क्योंकि मुझे वर्णों की संख्या अलग और अक्षरों की संख्या अलग निकालनी है। तो वर्णों की संख्या निकालने के लिए दूसरा चरण क्या होगा कि मैं प्रत्येक इकाई की गणना कर लूंगा, जितने खंड बने हैं उनकी गणना कर लूंगा। तो प्रत्येक इकाई की जब गणना करूंगा तो इस गणना के परिणाम स्वरूप क्या निकलेगी? संख्या। एक संख्या आएगी। जैसे मैं यहां कहता हूं 1 2 3 4 5 6, तो यहां क्या निकली? एक संख्या। तो जो संख्या निकलेगी वही उस शब्द में वर्णों की संख्या होगी। वर्णों की संख्या होगी। मतलब वर्ण विन्यास करने के बाद मैं क्या करूंगा? हर एक यूनिट को गिन लूंगा। हर एक इकाई को गिनने के बाद जो संख्या मुझे प्राप्त होगी वो संख्या ही वर्णों की संख्या होगी। क्लियर है? अब अक्षरों की संख्या कैसे निकालते हैं सर? अक्षरों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहला चरण होगा वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास करने के बाद मैं गणना करूंगा स्वतंत्र स्वरों की। स्वतंत्र स्वरों की संख्या निकालूंगा। स्वतंत्र स्वर कौन होते हैं? ऐसे स्वर जो किसी व्यंजन के साथ आबद्ध नहीं होते, वो व्यंजन कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं स्वतंत्र स्वर। कमल शब्द में क्या कोई स्वतंत्र स्वर है क्या? ये इसके साथ लगा है, ये इसके साथ लगा है, ये इसके साथ लगा है। इसका मतलब यहां पर स्वतंत्र स्वरों की संख्या कितनी है? 0। अब अगले चरण में मैं क्या करूंगा? ऐसे युग्मों की खोज करूंगा, ऐसे युग्मों की गणना करूंगा जो एक व्यंजन और एक स्वर के योग से बने हों। व्यंजन और स्वर के योग से बनने वाले युग्मों की संख्या निकालूंगा। तो यहां पर जैसे एक व्यंजन धन स्वर एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना म धन आ और एक जोड़ा बना ल धन आ। तो मैं कहूंगा कि युग्मों की संख्या यहां पर कितनी है? 3। अब अगले चरण में मैं क्या करूंगा? इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूंगा। जोड़ने पर जो संख्या आएगी वही शब्द में अक्षरों की संख्या होगी। शब्द में अक्षरों की संख्या उस योग के बराबर है जो कि स्वतंत्र स्वरों की और युग्मों की गणना के परिणाम स्वरूप हमको मिलते हैं। इनका जब योग करोगे तो क्या निकलेगी? अक्षरों की संख्या निकलेगी। अब यहां से अगर मैं कमल शब्द में निकाल रहा हूं तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां 3 निकलेगा, यहां 6 निकलेगा। तो एक भ्रम हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि सर कभी भी वर्णों की संख्या जो होगी ना वो अक्षरों के डबल होगी। हर बार ऐसा होता नहीं है। जैसे अभी आपको उदाहरण बताता हूं, स्टेप समझ में आ गया क्या करना है?
और सरल तरीका बताऊंगा आपको। हाँ, मान लो शब्द दिया है हमारे पास अमित, शब्द लिखा है क्या, अमित। अब इस अमित शब्द का जब मैं वर्ण विन्यास करने के लिए जाऊंगा तो आ को तो मैं तोड़ नहीं सकता, क्योंकि स्वर अपने आप में वर्ण भी होते हैं और स्वर अपने आप में अक्षर भी होते हैं, इनका खंडन संभव नहीं होता। अब मी को जब तोड़ा जाएगा तो ये टूटेगा म धन ई में। हाँ, अब कुछ लोगों को ये डाउट आएगा कि सर ई पहले आएगा मां बाद में आएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। व्यंजन पहले आता है, स्वर बाद में लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी में कभी भी वर्ण विन्यास में आपको तकलीफ हो तो एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, वर्ण का या शब्द का उच्चारण करके देख लो। जिस क्रम में वर्णों का उच्चारण होगा उसी क्रम में उसका वर्ण विन्यास भी किया जाएगा। क्लियर है? तो आप जब अमित का उच्चारण करते हैं तो अइमत नहीं होता है, उच्चारण क्या होता है, आ म ई त आ, ये उच्चारण होता है। तो आ के बाद म आएगा, न कि ई, इस चीज को ध्यान रखना। और ता धन आ। अब यहां से अगर वर्णों की संख्या निकाले तो ये निकल रहा है कितना, 5, 1 2 3 4 5। और अक्षरों की संख्या निकाले तो ये देखो, आ अपने आप में स्वतंत्र स्वर है, किसी व्यंजन से नहीं लगा है, मतलब ये हो गया 1। अब ऐसे युग्मों को देखो जो कि व्यंजन और स्वर के योग से बना हो, और ध्यान रखना सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले व्यंजन फिर स्वर। ऐसा नहीं कि ये वाले व्यंजन को इसके साथ जोड़ रहे हो, ये वाला व्यंजन इसके साथ, ऐसा नहीं जुड़ता। जिस पर जिसकी मात्रा लगी है वो उसके साथ अक्षरों के अंतर्गत काउंट होगा। जैसे म धन ई 1 हो गया, ता धन आ 2 हो गया, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 2 युग्म बन गए, एक स्वतंत्र स्वर। गणना करोगे तो कितना आ गया, 3। अब देखो, क्या अक्षरों की संख्या आधी है वर्णों के, नहीं ना। तो इस भ्रम से निकल जाना कि वर्णों की संख्या हमेशा डबल होती है अक्षरों के। ऐसा अधिकांश स्थितियों में होता है जहां पर आपको सामान्य सा बिना आधा वर्ण वाला या बिना स्वतंत्र स्वर वाला यदि शब्द दे दिया तो वहां पर संभव है, लेकिन हर स्थिति में यह कंडीशन होगा ये जरूरी नहीं है। हमको प्रॉपर इसको गिन करके निकालना पड़ता है, ठीक है। अब वर्णों की संख्या निकालने में तो कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि वर्णों की संख्या में क्या करना है, वर्ण विन्यास करना है और उसके इकाइयों को गिन लेना है, तो वहां से वर्णों की संख्या डायरेक्ट आ जाएगी। अक्षरों की संख्या निकालने का एक तरीका यह भी है, या यूं बोले कि एक नियम यह भी है कि पूरा ये प्रोसीजर फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ण विन्यास करो, वर्ण विन्यास करने के बाद ये देखो कि उस शब्द में स्वरों की संख्या कितनी है। उस शब्द में जितने स्वर होंगे वही अक्षरों की संख्या होगी। शब्द में स्वरों की संख्या और अक्षरों की संख्या बराबर होती है। जैसे जैसे राम शब्द में आप देख लो, राम शब्द में मुझे अक्षरों की संख्या अगर निकालनी है तो मैं ये काउंट कर लूंगा, 1 स्वर 2 स्वर, कितना निकला अक्षर, 2 निकला। वैसे ही कमल शब्द में आप देखो 3 निकला था ना आंसर। हाँ, ये देखो कैसे निकलेगा, 1 स्वर 2 स्वर और ये रहा तीसरा स्वर, तो 3 स्वर हैं, इसीलिए अक्षरों की संख्या भी कितनी निकली है, 3 निकली है। वैसे ही अगर अमित शब्द में आप देखें तो 1 स्वर 2 स्वर और 3 स्वर, कितना निकला, 3 निकला है, ठीक है। तो यदि मैं यहां से एकदम क्लियर कट अगर आपको एक फॉर्मूला निकाल करके दूं तो आप सीधे बोल सकते हो कि प्रत्येक इकाई की गणना करने पर जो संख्या आएगी, प्रत्येक इकाई की गणना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या अक्षरों की संख्या के बराबर होगी। सॉरी, वर्णों के बराबर यार, हाँ।
वर्णों की संख्या के बराबर होगी। और उस शब्द में जितने स्वर होंगे, स्वरों की गणना कर लो, स्वरों की गणना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो अक्षरों के संख्या के बराबर होगी। ठीक है, अब इन दोनों का प्रयोग करके आप किसी भी शब्द में वर्णों और अक्षरों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास शब्द लिखा हुआ है रायपुर, इस शब्द में वर्णों की संख्या और अक्षरों की संख्या क्या होगी। देखो सरल, जल्दी कैसे निकालते हैं समझना। रायपुर में रा पे आ की मात्रा लगी है, मतलब मैं इसको तोड़ सकता हूं रा आ, या को तोड़ सकता हूं या आ, पू को तोड़ सकता हूं पा उ, रा को तोड़ सकता हूं रा आ, है कि नहीं। अब इन सब में यदि ध्यान दो तो ये वाला जो वर्ण है वो स्वर है, ये दूसरा वाला है कि नहीं। यहां पर आ है, यहां पर आ है, यहां पर ऊ है, यहां पर रा है। अब यहां से अगर वर्णों की संख्या मैं निकालूं तो वर्ण की संख्या यहां पर कितनी आ जाएगी, 8। 8 आएगी वर्णों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं अक्षरों की संख्या यहां पर निकालूं तो कितनी आएगी, 4। खत्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कभी आपको तकलीफ नहीं देने वाले। आपको तकलीफ कौन देंगे, ऐसे शब्द जिनमें या तो आधे वर्ण हो या तो फिर वो स्वरों से आरंभ होता हो। जैसे जैसे मान लो शब्द लिखा हुआ है अबूझमाड़, अबूझमाड़, अब इसको निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो वर्णों की संख्या कैसे निकलेगी। आ तो नहीं टूटेगा, मतलब ये एक काउंट होगा। बू को तोड़ेंगे तो बा धन उ, झा धन आ, मा धन आ, ड़ा धन आ, हो गया। वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ गए वर्ण, 9। अब स्वरों की संख्या जब काउंट करूंगा तो कितना निकलेगा, 1 2 3 4 5, कितने आ गए वर्ण, सॉरी अक्षर, 5 आ गए। क्लियर है। ठीक है, आधे वर्ण वाले भी कभी कभी तकलीफ करते हैं आपके लिए। जैसे मान लो एकदम सरल शब्द लेते हैं हम लोग, चक्की, तो इसमें देखो 5 वर्ण आएंगे, च आ का के साथ अब कोई स्वर नहीं लगा है। व्यंजनों के आधे होने का मतलब है उनका स्वर रहित होना, तो का यहां पर आधा है, इसका मतलब उसके साथ स्वर लगा हुआ नहीं है। अब की को तोड़ेंगे तो का धन ई, बड़ी, है कि नहीं। हाँ, एक गलती और क्या करते हैं लोग, बड़ा स्वर दिखता नहीं है कि उसको तोड़ने में लग जाते हैं। तोड़ना ही नहीं है, वो अपने आप में एक इकाई होती है। जैसे यहां पर र धन आ मैंने डायरेक्ट लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा ना, र धन अ, नहीं लिखा ना। अबुझमाड़ में ये ब में ऊ की मात्रा थी, तो मैंने इसको ऐसा थोड़ी लिखा ब धन उ, या म धन आ, या आ धन अ, मैंने तो नहीं लिखा। वैसे ही यहां पर बड़ी ई लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको तोड़ूंगा ई धन ई में, नहीं, उसको एज इट इज रखना है। समझ आया, मतलब इसका वर्ण विन्यास जब आप करेंगे तो ये ऐसा होगा, च धन आ, धन का धन बड़ी, का धन आ कैसे होगा यार, बड़ी होगा ना सीधे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वर्णों की संख्या निकालूं तो ये देखो, ये चा को जब मैंने तोड़ा तो चा धन आ, यही तो निकला। का के साथ कोई स्वर नहीं लगा है, मतलब मैंने इसको 1 लिखा। और का धन ई, तो का धन ई, हो गए 5। अब स्वरों की संख्या मुझे गिननी है, यानी अक्षरों की संख्या अगर निकालनी है तो अक्षरों की संख्या में एक तो आ काउंट होगा और ई काउंट होगा। इससे क्या होगा, अक्षरों की संख्या आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। क्लियर है। तो अक्षरों की संख्या निकालने के लिए केवल उस शब्द में केवल स्वरों की संख्या को गिन लोगे तो वो निकल जाएगी अक्षरों की संख्या। और वर्णों की संख्या अगर निकालनी है तो प्रत्येक इकाई को गिनना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, निकाल लोगे अब क्वेश्चन।
चलो लिखो, तो शब्द लिखो, इनकी प्रैक्टिस करो। शब्द लिखो रमेश। दूसरा शब्द लिखो प्रिया। तीसरा शब्द लिखो महात्मा। चौथा शब्द लिखो अनगिनत। पांचवा शब्द लिखो अमूर्त। छठा लिखो अनियमित। सातवां शब्द लिखो आरोहण। आठवां ऐरावत। नौवां औदार्य। और 10वां शब्द लिखो आप बीती। चलो, इन सारे शब्दों में वर्णों और अक्षरों की संख्या निकालनी है। निकालो। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? निकालो। निकालेंगे आंसर, है ना? मनीष, रुपेश, अंशिका, सेवंती, साहू, तनुजा, निकालो आंसर। उसको डेली पढ़ना पड़ता है पीहू, है ना? उसको डेली पढ़ना पड़ता है। पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम, ये जो शब्द, ये जो होते हैं ना, इनको डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना तो हो जाता है। लेकिन उसके लिए मैं बोलूंगा कि पहले ना पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू लगा लो। पीवाईक्यू लगाओगे तो लगभग 80% चांस होता है पुराने क्वेश्चन रिपीट होने का। ठीक है? क्री को तोड़ पा रहे हैं? नहीं टूट रहा है। मैं क्या बोला हूं अभी थोड़ी देर पहले? उच्चारण जैसा होगा उसी क्रम में वर्णों को लिखना है। उच्चारण करो। हाँ ठीक है, ठीक है। आ होगा ना लास्ट में, या में आ की मात्रा है ना? हम्म। हाँ, र पहले आएगा ना, उच्चारण करो ना। क्री, क धन र धन ई, आ रहा है ना? हाँ, यहां पे फंसोगे, यहां पे फंस सकते हो। ठीक है? कुछ नहीं है, जिस क्रम में वर्णों को देखो, एकदम सीधा साधा कारण है। हिंदी जो है ना वो ध्वन्यात्मक भाषा है। ध्वन्यात्मक भाषाओं में एक बड़ी शानदार टेंडेंसी ये होती है कि जिस क्रम में वर्णों का उच्चारण होता है ना, उसी क्रम में वर्णों को लिखा भी जाता है। ठीक है? निकालिए सब लोग। पीहू, आंसर निकालो। हो गया? चलो, रमेश में कितना आया? 6 और 3 आया। चलो, मैं यहां पर ना सीधे सीधे संख्या लिख रहा हूं ना। यहां 6, ये आएगा 3। बहुत बढ़िया। क्रिया में
5 और 2 आया, ठीक है। महात्मा में 7 और 3 आया, अनगिनत में 9 और 5 आया, बहुत बढ़िया। अमूर्त में 6 और 3 आएगा, 6 और 3, बहुत बढ़िया। अनियमित में 9 और 5, आरोहण में 7 और 4, ऐरावत में 7 और 4 आएगा, औदार्य में 6 और 3, आप बीती में 7 और 4 आया है। ये तो देख के आंसर बनेगा आप, है कि नहीं? तो ऐसे शब्द जो है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे बनेगा समझ आ गया ना? ठीक है। अच्छा, कहीं पर तोड़ने में तकलीफ हुई? क्रिया उच्चारण करो, करइया, ऐसा, ठीक है। तो करिया नहीं लिखा है क्रिया है, ये मिलकर के क्री, और ये बन जाएगा या, ठीक है, ये बन जाएगा क्रिया। ऐसे ही औदार्य, आओ, द धन आ धन र धन य धन अ, र पहले आएगा, औदार्य, र य आ रहा है ना, तो र पहले लिखाएगा, य बाद में लिखाएगा। एकदम सीधा साधा हिसाब है यार। तोड़ो चलो, अब आप बताओ। आधन, माधन उ, राधन ताधन आ, उच्चारण करो ना। अमूर्त, र पहले आ रहा है, ता बाद में आ रहा है, तो र पहले लिखाएगा, ठीक है। आसान होते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो स्कोर करके देंगे। और ये भी मजे की बात है कि ये सबसे बनता नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो सर ये तो रुलाएगा पहले, है कि नहीं? ये रुलाएगा पहले। और क्वेश्चन अगर दे दिया 2 और 4, विकल्प दे दिया 5 और 6, देख के निकलेगा आंसर, ये देख के निकलेगा आंसर, अगर आप सही से प्रैक्टिस किए हैं, है कि नहीं? मैंने तो कहीं पर तोड़ के देखा क्या? मैंने प्रैक्टिस किया, मुझसे हो गया तो आपसे भी हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। अब सवाल ये आता है कि सर इसको प्रैक्टिस कहां से करें? अरे इसके लिए कोई किताब थोड़ी चाहिए। किताब चाहिए आपको? आपके घर में जितने सारे री कहां है? री की मात्रा ऐसे लगती है, बताओ भला रुपेश। 2 5 9, 2 हो गया, 5 हो गया, 9, हाँ ये तीनों को समझाया हूं, ठीक है। हाँ, री नहीं आएगा भाई। री कहां आता है? जहां पर ये मात्रा लगी होती है। कहीं पर भी ये मात्रा लगी है क्या? अगर ये कृपा लिखा होता ना तो 2 और 4 आता, आता कि नहीं? कैसे? क धन री, ऋषि का री भी तो एक स्वर है, और पा धन आ हो गया तो 2 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, हो गया। ऐसे निकलता ये। ऐसे ही मान लो शब्द होता, चलो तो निकालो तो इसको, कृत कृत्य निकालो, एकदम आसान है। 9 आएगा, 4 आएगा, 9 और 4 इसका आंसर है। निकालो कैसे निकलेगा? में हलंत, हलंत हलंत लगाओ, हलंत कहीं नहीं लगा है, गलत है सब। हलंत लगाना जरूरी है। बिना हलंत के अगर आप व्यंजनों को लिख रहे हो वर्ण विन्यास में तो गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ बिना हलंत के व्यंजनों को तब लिखा जाता है जब उस पर कोई स्वर आरोपित हो जाए, है ना? हो गया? कितना आया? 9 4 आया ना? मैं देख के बता सकता हूं तो आप भी बता सकते हो। कैसे? तोड़ लो इसको, क्री टूटेगा, क धन री टूट गया। अब ता पूरा है, मतलब इसमें ता धन आ, फिर से क्री है, इसका मतलब क धन री। अब ता आधा है तो इसके साथ स्वर नहीं लगेगा। या को तोड़ेंगे तो या धन आ। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ गए वर्ण? 9। अब केवल स्वरों को गिनो तो 1 2 3 4,
कितने आ गए? 4। तो अक्षरों की संख्या आ जाएगी 4। ठीक है रुपेश, ये कठिन क्वेश्चन हो गया। अब ना, कैसे लिख दोगे यार? री अलग है और रा और ई अलग है। ये स्वर होता है हमारे यहाँ, ये री नहीं होता, ये र होता है। हम उच्चारण ही गलत सीखे हैं क्योंकि गुरुजी लोग सिखाए गलत है। ठीक है, री नहीं होता, र होता है ये। ठीक है, क धन र धन त धन आ है वो। अब हमारे उच्चारण में हम लोग बच्चों को सिखाना है तो बच्चों को कहां समझ में आएगा? र बच्चे लोग भूत है बोले इसलिए ना वो री बोलते हैं, जबकि री असल में इसका सही उच्चारण नहीं है, ऋषि होता है, ऋषि नहीं होता, ऋतु ऋतु नहीं होता। ठीक है, ये स्वर होता है। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए कोई अन्य वर्ण आवश्यक नहीं होता, तो ये उस लेवल का वर्ण है। ठीक है, तो का धन र धन ई लिखने की गलती मत करना, नहीं तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। समझ आ रही बात? दोनों अलग अलग चीजें हैं तो अलग अलग दिखना भी चाहिए, अलग अलग होना भी चाहिए। चलो, तो ये तो हो गई कहानी वर्णों की और अक्षरों की। आपने सीख लिया वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। अब पहचान लोगे ना? पहचान लोगे ना? ठीक है। अब तीसरी परिभाषा आती है वर्णमाला की परिभाषा। और वर्णमाला की परिभाषा क्या कहती है कि वर्णों के, लिखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है सर, युग्मों की गणना और स्वरों की गणना, या तो स्वरों की गणना करो या युग्मों की गणना करो। मैं क्या बोला हूं? या तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करो या तो केवल स्वरों की संख्या निकाल लो। ठीक है, केवल स्वरों की संख्या निकालेंगे तो अक्षरों की संख्या निकल आएगी। ये भी अल्टीमेटली देगा क्या? अक्षरों की संख्या ही निकाल के देगा। तो हम उस मेथड में जाते हैं ना जहां पे सरल निकले, है कि नहीं? तो केवल स्वरों की गणना कर लोगे तो भी अक्षरों की संख्या निकलेगी। चलो, तो वर्णमाला की परिभाषा कहती है कि वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखना, आपका विकल्प वही सही है वर्णमाला की परिभाषा में जिसमें वर्ण या वर्णों का एक व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप आपको दिखाई पड़े। वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इस व्यवस्थित या क्रमबद्ध शब्द की परिभाषा हमारे यहां बहुत टाइप से है। क्यों बहुत टाइप से है? क्योंकि हमारी हिंदी में अनेक प्रकार के वर्ण हैं और इन वर्णों में एक प्रॉपर आपको व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। जैसे जैसे हमारी वर्णमाला में अगर आप ध्यान दें तो हमारी वर्णमाला की शुरुआत होती है स्वरों से, होती है। सबसे पहले कौन आते हैं? स्वर, आ ई ये आते हैं ना, स्वर आते हैं सबसे पहले। शुरू के 11 वर्ण हमारे स्वर हैं। इसके बाद बीच में आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कौन है? अम और अह। ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 33। ठीक है, अब इस पूरी व्यवस्था को ध्यान से देखो। स्वर ऐसे वर्ण हैं जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप जब स्वरों का वर्ण विन्यास करते हैं तो इसके साथ कोई अन्य स्वर नहीं लगाया जाता या कोई अन्य वर्ण नहीं लगाया जाता। जैसे आपने अमित शब्द को यहां पर तोड़ा, ध्यान देना, तो क्या मैंने आ के साथ कोई अन्य वर्ण लिया क्या? नहीं। क्यों नहीं लिया? सर आवश्यकता ही नहीं है,
क्योंकि स्वर अपने आप में ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वर स्वतंत्र वर्ण है। बीच में अयोगवाह वर्ण आते हैं। अयोगवाह वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो न तो पूर्णतः स्वरों की श्रेणी में आते हैं न पूर्णतः व्यंजनों की श्रेणी में। कारण क्या है? कारण यह है कि सर ये न तो अपने उच्चारण में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और न ही पूर्णतः दूसरे पे डिपेंडेंसी रखते हैं, दूसरे पे निर्भर भी नहीं होते पूर्णतः। बीच में मामला फंसा होता है 50-50 में, इसीलिए बीच में दो वर्ण अयोगवाह। और व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें आवश्यकता होती है स्वरों की, मतलब इनकी पूर्णतः निर्भरता दिखाई पड़ती है स्वरों पर। अब जरा इस सीक्वेंस को देखो, स्वतंत्र, थोड़े आश्रित, पूर्णतः आश्रित, दिखाई पड़ा? स्वतंत्र, थोड़े आश्रित हुए, पूर्णतः आश्रित हो गए। सीक्वेंस बना? सीक्वेंस बना। यह व्यवस्थित वर्णमाला की पहचान है। इसी प्रकार आपने यह सुना होगा कि हमारी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। सुने हैं? कौन कौन से वर्ग हैं? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, अपा वर्ग है। 5 वर्ग है। हर वर्ग एक निश्चित उच्चारण स्थल से उच्चारित होता है कि नहीं? यानी एक उच्चारण स्थल से उच्चारित होने वाली ध्वनियां एक वर्ग में रखी गई हैं। आप कहते हैं ना कि क, ख, ग, घ, अंगा, सब के सब कहां से उच्चारित होते हैं? कंठ से। च, छ, ज, झ, इया सब उच्चारित होते हैं कहां से? तालु से। ट, ठ, ड, ढ, ण सब के सब मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ता, था, द, ध, न सबके सब दंत से उच्चारित होंगे। और प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, है कि नहीं? यानी एक वर्ग से, एक वर्ग में जितने वर्ण हैं वो सब एक उच्चारण स्थल से उच्चारित होंगे। ये भी तो अपने आप में एक व्यवस्था है कि भाई कंठ से जितनी ध्वनियां निकलती हैं वो एक वर्ग में है। जितने वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु को टच करती वो एक वर्ग में है कि नहीं? अब जरा इन वर्णों का उच्चारण स्थल, इसका हमारे मुख में स्थिति देखो, ये कैसे होते हैं। देखो, आप हमारे मुख का स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो हमारे मुख का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ये मुख का स्ट्रक्चर होता है ना? ये नासिका मार्ग है, ये मुख मार्ग है। अब सबसे पहला वर्ग जो है वो है क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, होता है। क वर्ग उच्चारित होता है कहां? कंठ से। अगला वर्ग है ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा स्पर्श करती है हमारे तालु को। तालु यानी मुख की ऊपरी छत, ये ऊपरी जो हार्ड पैलेट है उसको बोला जाता है तालु। तो ता वर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा इसी तालु को टच करती है। अगला, सॉरी, चा वर्ग, हाँ चा वर्ग, मैं ता वर्ग लिख दिया हूं, चा वर्ग है ये, है ना, तालु। अगला वर्ग आता है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा स्पर्श करती है मूर्धा को। यह टा वर्ग का उच्चारण स्थल है। अब ये मूर्धा क्या है सर? मूर्धा का मतलब है दांत और तालु के बीच का उभरा हुआ स्थान, जिसको दो जगह पर मूर्धा है। मूर्धा असल में इसको भी कहा जाता है, मूर्धा इसको भी कहा जाता है, दोनों जगह मूर्धा है। लेकिन जब आप ट वर्ग का उच्चारण करेंगे तो आपकी जिह्वा अग्र मूर्धा को स्पर्श करती है, उस पर दबाव डालती है ऐसे। अब अगला वर्ग है हमारा त वर्ग, और त वर्ग का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा स्पर्श करती है हमारे दांत को। ये दांत वाला भाग है, त वर्ग का उच्चारण स्थल है ये। अब इसके बाद आते हैं आपके ओष्ठ, आते हैं इसके बाद ओष्ठ ही है सीधे, और कुछ तो है नहीं सर बीच में हवा के अलावा। तो जब आप प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो प वर्ग का उच्चारण करते समय आपको जिह्वा की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती।
कहाँ होती है? जीभ तो निष्क्रिय पड़ा होता है। तो प वर्ग का उच्चारण करते समय ओष्ठ परस्पर मिलते हैं, खुलता है, अंदर से हवा आती है और प वर्ग के जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण हो जाता है कि नहीं? तो अब जरा इनका उच्चारण स्थल देखो। इनके उच्चारण स्थलों को यदि आप ध्यान से देखें तो इनका उच्चारण करते समय, इन वर्गों का उच्चारण करते समय आप हमारे मुख में क्रमशः अंदर से बाहर की ओर आ रहे होते हैं। आ रहे हो? आप कहां से कहां आ रहे हो सर? अंदर से बाहर की ओर आ रहे हो। और यही भाषा की परिभाषा है। भाषा की परिभाषा क्या कहती है? भाषा क्या है? भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। पढ़ते हैं ना, कल ही पढ़े हम कि भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। तो जब आपके विचार आपके मन में है, उसको अभिव्यक्त होना है, तो अभिव्यक्त होने के लिए आप विचारों को अंदर से बाहर मुख की तरफ लाओगे। और वही तो आपकी वर्णमाला के वर्ण जा रहे हैं सर, अंदर से बाहर की तरफ। सोचो, इतनी सटीक वर्णमाला है कि ये भाषा की परिभाषा को सेटिस्फाई करती है सर, उसको जस्टिफाई करती है कि हां, भाषा चूंकि विचारों से निकलकर आपके मुख के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, वैसे ही हमारी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थल क्रमशः अंदर से बाहर की ओर जाता है। ये अपने आप में कितनी बड़ी व्यवस्था है, सोचो, है कि नहीं? जो भाषा की परिभाषा तक को जस्टिफाई करती है। और क्या व्यवस्था है सर? ये देखो, हर वर्ग का 5वां वर्ण, ये ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय वायु यहां से निकलेगी, नासिका मार्ग से। अंग, इया, ण, न, म, नासिका की तरफ जाती है वायु। तो हर वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य होना, यह भी अपने आप में एक व्यवस्था है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, आपने एक जगह पर रखा, श, श, स रखे हैं। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के जैसा है लेकिन अपने आप में स्वतंत्र भी हैं, उनको आपने एक जगह पर रखा, अंतस्थ व्यंजनों के रूप में, यर, अलावा। जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुड़ती है, उनको एक जगह पर रखा, अड़ाढ़, अड़ाढ़। आप जिह्वा को मोड़ के बोलते हो इनको, है कि नहीं? आप अल्प प्राण महाप्राण की व्यवस्था अलग देखते हो, आप अघोष और सघोष का कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ते हो। इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं हमारी भाषा में कि इसमें अगर पढ़ने के लिए जाएं तो इतनी सारी चीजें हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो वर्णमाला में कभी भी क्वेश्चन आए कि वर्णमाला क्या है, तो कभी भी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ऐसे विकल्प का चयन मत करना। सही आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है? क्यों है, समझ आया? क्योंकि हमारी वर्णमाला वर्णों का गुच्छा नहीं है, वर्णों की पंक्ति है। पंक्तियां जो होती हैं वो सुगठित होती हैं, वो सुनिश्चित होती हैं, है कि नहीं? अब यदि हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या देखें तो हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 53। 5 नहीं है, 5 53 वर्ण है। अच्छा, क्या मतलब हुआ 53 वर्ण कहने का? नहीं, कितने, वो मैं नहीं पूछ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हमारी वर्णमाला में जब मैं कहता हूं कि 53 वर्ण है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि 53 अलग अलग प्रकार की ध्वनियों के लिए हमने अपनी वर्णमाला में चिन्ह बना के रखा है। समझ आ रही बात? 53 अलग ध्वनियां, सबके लिए चिन्ह अलग अलग, और इन सब को हमारी वर्णमाला में हमने व्यवस्थित करके रखा है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 53 वर्ण हैं। और ये 53 वर्ण कई छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं। जैसे सबसे पहले भाग में हमारी वर्णमाला में रखे जाते हैं कौन? स्वर। स्वरों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 11। कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, री।
ए ऐ ओ औ, ये 11 वर्ण कहलाते हैं स्वर। ठीक है, अभी समय कम है तो मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, कल मैं इसको प्रॉपर लिख के बताऊंगा कि ये कैसे चलता है। दूसरे भाग में रखे जाते हैं कौन? अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है 2। एक तो होता है अम और दूसरा होता है अह। अम को कहा जाता है अनुस्वार। अम को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अह को कहा जाता है विसर्ग। और अनुस्वार और विसर्ग दोनों कहलाते हैं हमारी वर्णमाला के अयोगवाह। तीसरे भाग में आते हैं। तीसरे भाग में आते हैं हमारी वर्णमाला के व्यंजन। व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 33। ये 33 व्यंजन 3 भागों में बांट करके पढ़े जाते हैं। सबसे पहले भाग में आते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 25। और ये 25 वर्ण 5 गुणा 5 के वर्ग में हमारी वर्णमाला में अवस्थित हैं। यानी 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 है। तो 5 गुणा 5 करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25। दूसरे भाग में आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में होती है 4। कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। अगले भाग में आते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। कौन आते हैं? श, श, स, ह। अच्छा, तीनों अलग अलग श हैं। एक ऐसा श है जिसका उच्चारण करते समय आपकी जीवा तालु को टच करेगी, फिर मूर्धा में जाएगी, फिर दांत में जाएगी। यानी यहां पर भी ये सीक्वेंस फॉलो होता है, ध्यान देना। शा, शा, सा, तालु, मूर्धा, दांत। शक्कर का शा, षटकोण का शा, सरोता का सा। सेम ऐसे ही पता है, या, रा, ला। या तालव्य है, र मूर्धन्य है और ल जो है वो दंत्य होता है। ठीक है, दोनों के अंतिम अंतिम वर्ण गायब हैं। हा कंठ्य होता है, वह दंतोष्ठ होता है। आगे पढ़ेंगे, सब उच्चारण स्थल एक साथ पढ़ाऊंगा। तो ये एक विभाजन है हमारे यहां व्यंजनों का। और आगे बढ़े तो अब हमको मिलेंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 4। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 वर्ण कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 2। इसके बाद आता है एक विशिष्ट व्यंजन जिसको वर्ष 2024 में हमारी वर्णमाला में शामिल किया गया है विशिष्ट व्यंजन के ही नाम से। इसकी संख्या है 1। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे जाके देखेंगे। फिलहाल यदि हम यहां से गणना करें तो 11, 2 13, 13 और 33 46, 4 50, 2 52 और 1 53। तो ये 53 वर्ण ऐसे छोटे छोटे खंडों में बांट करके पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब इस चार्ट को इसी सीक्वेंस में याद रखना। क्यों? क्योंकि हिंदी निदेशालय भी कहता है कि हिंदी वर्णमाला को इसी क्रम में पढ़ा जाना चाहिए। मैं आपको हिंदी निदेशालय को दिखाऊंगा, हिंदी निदेशालय की जो पत्रिका आती है ना, वो पत्रिका मैं आपको दिखाऊंगा। इसी सीक्वेंस में वहां पर पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। ऐसे ही पढ़िए इसको। ठीक है, और इसी क्रम में वर्णों को याद रखने का प्रयास करिए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग स्वरों को जानेंगे, अयोगवाह को जानेंगे, एक एक करके सेक्शन वाइज छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके सबको जानेंगे। सबकी परिभाषा देखेंगे, सबके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं वो भी देखेंगे। सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, और मैं पहले ही बता चुका हूं, वर्णमाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, चलिए, कोई सवाल? कोई सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल। समझ में आ रही है हिंदी? चलो मिलते हैं कल, है ना।